इसके बारे में, या आप आपके फैमिली में किसी को या आपको हुआ था तो हैंड रेस करिए, है ना। देन रूमियोटाइड अर्थराइटिस, RA जिसको बोलते हैं ना, RA का मतलब होता है, ये बहुत सारे लोगों को होगा, कम उम्र में ही घुटने दर्द करने लगता है ना, कम उम्र में घुटने में सूजन आती है, उसको RA बोलते हैं, रूमियोटाइड अर्थराइटिस। तो 30 की उम्र में दोनों घुटने दर्द कर रहे हैं, ऐसा है ना, घुटने, डॉक्टर को बोलते हैं घुटने घिस गए, ऐसा है ना, घुटने में दर्द हो रहा है, तो आपका उम्र ही नहीं है, 30 साल का उम्र है, 40 साल का उम्र है, 50 साल का उम्र है और घुटने दर्द कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रूमियोटाइड अर्थराइटिस। तो आप में से किसी को हुआ था तो हैंड रेस करिए। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो ल्यूपस, ल्यूपस बोलते हैं, ल्यूपस बीमारी, एंजाइमा, है ना, जैसे लाल लाल स्किन के ऊपर लाल लाल होना, सोरियासिस आपने सुना होगा, है ना, सोरियासिस ये स्किन बीमारी है, लेकिन ये है ऑटो इम्यून डिसीज, है ना, ये ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर होती है, मतलब अचानक से ठंडी में बढ़ जाएगी, है ना, वो ट्रिगर हो जाएगी। उसके बाद थायराइड, हाशिमोटो मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में आया हुआ थायराइड, ये प्रेगनेंसी में आया आपको थायराइड, है ना, ऐसा हाशिमोटो मतलब ये ऑटो इम्यून डिसीज से आया है, इससे कोई आपके खाने पीने में इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। देन ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं, देन सोरियाटिक अर्थमेटिक, देन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, है ना, कोई भी हेपेटाइटिस हुआ है तो। देन सिलिएक डिसीज आपने कभी सुना होगा, है ना। देन रोमियोटिक फीवर मतलब पूरा शरीर में गर्मी होती है या बुखार जैसा होता है, पूरा शरीर जो सूज जाता है। उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज, है ना, टाइप 1.5 डायबिटीज, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो विटिलिगो आपने शायद कभी नाम सुना होगा, विटिलिगो हुआ है, विटिलिगो हुआ है करके, है ना। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी नाम आपने सुना होगा, ये ऑटोइम्यून डिसीज में आते हैं। कोई कोई जवाब नहीं है, डॉक्टर स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं, है ना। देन ऑप्टिक न्यूरोटिक्स है बाद में, ऐसे कोई नाम आपने सुना होगा, कोई बीमारी, ये पता नहीं कौन सी बीमारी, उसको ऑटोइम्यून बोलते हैं, है ना, वो एक ही डिसीज में आते हैं, भले उसके नाम अलग अलग इसलिए देते हैं क्योंकि वो किसी और जगह पे है, सोरेसिस किसी और जगह पे आया है, स्किन पे आया है, ये घुटने पे आया है, ये पैनक्रिया को हुआ है, ये स्किन को हुआ है ना, जहां हुआ है उस हिसाब से नाम रखे हैं, लेकिन ये सबका नाम एक ही है, ऑटो इम्यून डिसीज, है ना, कोई अलग अलग नाम नहीं है ना। एंड मोर मतलब अलग अलग हो सकते हैं। क्या सिम्टम होते हैं हम बात करेंगे, है ना। सो अभी हम यहाँ पे बहुत सारे हैंड रेस किए हैं, सो लेट्स सी, है ना। रूमेटेड आर्थराइटिस हाँ, आर्थराइटिस हो मतलब क्या, कहाँ कहाँ दर्द होता था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब मेन मेन जॉइंट में जॉइंट सूजन पूरा। होना, हाँ जॉइंट हाँ, में सूजन सारे होना, जॉइंट पेन होता था। हाँ, सारे जॉइंट, घुटने। जहां जहां हाँ जॉइंट है सब पेन करता था। हाँ, हम्म। मेन मेन जॉइंट जो है हम्म। उसमें बहुत पेन रहता था। बहुत पेन रहता था, ओके। हाँ। यस रेखा, आपका क्या ऑटोइम्यून डिसीज हुआ था। यस सर, मुझे 30 साल में चिकनगुनिया हुआ था, तो सब जॉइंट पेन हो रहा था, फिर उसके बाद वो कम हो गया, फिर घुटनों में दर्द चालू हो गया। जब हम्म। आपने बोला ना वो घुटने घिस गए ऐसे डॉक्टर बोले थे, सेम हम्म। वही वही प्रॉब्लम हुआ था सर मुझे। राइट, मतलब घुटने का दर्द शुरू हो गया। हाँ। हाँ, कम उम्र में, मतलब अगर 70 साल की उम्र में घुटने दर्द करते तो समझ में आता है कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी इतनी उम्र में बहुत प्रॉब्लम है ना। देन जाहेदा, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था ऑटोइम्यून डिसीज में। हाँ सर, मेरे को भी घुटने का दर्द बहुत हुआ है। 1 बरस से मेरे को घुटने में दर्द है। हम्म। सूजन भी आ जाती है घुटने में और चलाता भी नहीं है मेरे से। एक हम्म। बरस से मेरे को घुटने में दर्द है। राइट, शीला बेन। हाँ सर, સર મારે ડિલિવરી પેલી થઈ ને, મારે બેબી 22 વર્ષની ઉંમર હતી મારી, અને મને જે કે ને કે વેરના સોજા ચડ્યા પગમાં ને એમાં બધાયમાં, એ પગમાં ને એમાં સોજા ચડ્યા ને એમાંથી મને ડિલિવરી થઈ ગઈ ને તોય સોજા ન ઉતરા. ને મેં 2 વર્ષ 3 વર્ષ એમને સોજા રહ્યા ને એમાં મને કમરનો દુખાવો થઈ ગયો, અને એમાંથી મને 25 વર્ષની ઉંમર નહોતી ને ત્યાં મને પગનો ને એનો દુખાવો ચાલુ થઈ ગયો હતો, અને બધી નસો બ્લોક થઈ ગઈ હતી, અને મને તાવ જે એમાં આવ્યો ને એમાંથી મારા વાલની તકલીફ થઈ ગઈ હતી. हम्म, मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसमें बार बार बुखार आता है, बुखार नहीं जा रहा है, बॉडी पेन करता रहता है, उसको हम अंदर की सूजन बोलते हैं, बॉडी के अंदर की सूजन, है ना, बॉडी अटैक, अंदर के अंदर ही अटैक कर रहा है, किधर भी सूजन आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अंदर ही अटैक कर रहा है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसीज में काउंट करते हैं। ओके, बीना बेन, आपको क्या प्रॉब्लम था। हाँ सर, मुझे एक्सेमा था और अर्थराइटिस भी था। और एक्सेमा तो पूरी बॉडी में था, फेस हाँ, पर भी था, सभी जगह पर था। अच्छा, एग्जाइमा था, हाँ। है ना। देखो मैं कुछ बीमारी के नाम बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। बाय द वे इवन अस्थमा भी ऑटो इम्यून डिसीज में आता है, जो बड़े बड़े बोलते हैं कि भाई बड़े बड़े 18 ऑटो इम्यून डिसीज है, उसमें से एक अस्थमा है,
है ना। टाइप 1 डायबिटीज जो मैंने बात किया, विटिलिगो मतलब ऐसा चेहरे पे व्हाइट 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 होना, ये भी ऑटो इम्यून डिसीज में आता है ना। एंजाइमा मतलब लाल 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 होना, स्किन लाल होना ना। और सोरेसिस मतलब ये स्किन बदलना। अब ये व्हाइट क्यों होता है, ये लाल क्यों होता है? लाल मतलब यहाँ पे सूजन आ रही है, इसको ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। यहाँ पे लाल तो हो रहा है लेकिन सफेद भी हो रहा है। सफेद मतलब स्किन बदल रही है फास्ट, जैसे हमारी सबकी स्किन बदलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा सांप जो है वो अपना स्किन छोड़ता है, देखा होगा, पुनर्जीवन बोलते हैं उसको। सांप जो है वो स्किन छोड़ता है तो उसकी स्किन व्हाइट रहती है, वो छोड़ी हुई स्किन आपने कभी देखी है तो। वैसे ही हमारा स्किन भी स्किन छोड़ता रहता है ना। बट बहुत स्लो प्रोसेस है ये, पूरे महीने में एक बार हमारा बॉडी स्किन छोड़ता है, इन द सेंस स्किन निकलती रहती है ना डेड सेल। तो ऑटोमेटिकली हम रोज नहाते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता ऐसा, इसलिए हम डेड स्किन निकलती रहती है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि आज कपड़े पहने हुए कपड़े कल मत पहनो, क्योंकि उसको डेड स्किन चिपक जाती है ना। तो सेम डेड पर्सन को लेके सो ऐसा होता है। सो बेटर है कि हम नए नए कपड़े रोज पहने, या तो धुले हुए कपड़े पहने बोलते हैं, मतलब डेड स्किन निकले हुए पहने, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो कंटिन्यूस डेड स्किन छोड़ता रहता है, ऐसा जैसे हम बोलते हैं। तो अगर ये पूरे महीने में एक बार नया बनता है ना, ये निकल जाता है नया बनता है। लेकिन अगर ये 1 मिनट में नया बनने लगा या आधे घंटे में नया बनने लगा, उसको सोरेसिस बोलते हैं। मतलब अपना स्किन इतनी ही जगह पे नया 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 बन रहा है, आधे घंटे में 1 घंटे में नया नया बन रहा है, तो वो सफेद 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 होने लगता है, क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसीज में आता है। वहां पे अटैक हो रहा है, वहां पे अटैक हो रहा है, वापस नया स्किन बन रहा है, फिर अटैक हो रहा है, फिर नया स्किन बन रहा है, फिर अटैक हो रहा है, फिर नया स्किन बन रहा है। दिस इज हाउ इट कॉल्ड सोरेसिस, ऑटो इम्यून डिसीज में आता है ना। बट ये एक स्किन डिसीज नहीं है ना, ये हमारा अंदर का डिसीज है, इसलिए वो कम नहीं होता है। आप कितना भी दवाई करो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ठंडी आए और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसा करते हैं ना। सो एंजाइमा सोरेसिस बोलते हैं। बाद में ये जैसे मैंने आपको बताया रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या मल्टीपल सिरोसिस है। बाद में लूपस, लूपस मतलब ये लाल लाल, आप बाहर बिल्कुल धूप में जा ही नहीं सकते, आपको थोड़ा भी धूप लगा तो ये पूरा लाल हो जाएगा, इसको हम लूपस बोलते हैं, है ना। देन ये भी है जिसको हम लिचिन प्लेनस बोलते हैं। ये जितने भी अलग अजीबो गरीब नाम है, ये ऑटो इम्यून डिसीज को दिए गए है ना। इसका कोई ऐसा ये नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कभी कभी किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर भी ऑटो इम्यून डिसीज होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का अटैक होता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको होते हैं, मेजॉरिटी जो ऑटो इम्यून डिसीज में आता है ना। कौन है? नसरीन जी आप बताओ तो, आपको क्या पता है कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज हुआ? यस सर, मेरा 27 की एज में पूरे जॉइंट पेन आ गए थे। और बॉडी में ऐसा पेन होता था, लगता है कि हमेशा फीवर है। हाँ राइट, सेम है ना। सो सेम जैसे आपको समझ में आ रहा है, तो बॉडी में पेन रहना मतलब बॉडी के अंदर सूजन है, जिसको हम इंग्लिश में इन्फ्लामेशन बोलते हैं, है ना। इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज में काउंट करते हैं, जो कम नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट रिपीट में करके आता है, हर 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, हर महीने आएगा, ऐसा करते है ना। राजू भाई आपका कौन सा ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में पता है? अर्थराइटिस मेरे को, वही जॉइंट पेन सब जगह पे, वो समझो 40 की एज में आ गया। लेकिन आपको सोरेसिस भी था? हाँ सोराइसिस भी है मेरे को, हाँ वो भी अभी अच्छा हो गया। सोरेसिस और मतलब दोनों जगह पे प्रॉब्लम हो रहा था ना, जॉइंट पेन भी रहते थे और सोरेसिस भी था, है ना। हाँ दोनों तकलीफ थी। ओके, वैशाली जी आपको क्या ऑटो इम्यून डिसीज में लगता है मुझे ये प्रॉब्लम था? सर मुझे पूरी जॉइंट, जितने जितने जोड़ है ना, उंगलियों से लेके नीचे पैर तक पूरे इसमें पेन रहता था। पूरी बॉडी में भी पेन रहता था। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं अच्छी हूँ, यानी पूरी बॉडी दुखती थी मेरी। और राइट घुटने तो बोल ही दिया था कि दोनों बदलने हैं डॉक्टर ने, मैं चल ही नहीं पाती थी। राइट, है ना। सो ऑटो इम्यून डिसीज। दमयंती आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम था ऑटो इम्यून डिसीज में? वो 30 की एज में सर मुझे घसारा स्टार्ट हो गया। और जब भी 2-3 घंटे जैसे कि बाहर जाना है, बस में बैठो, गाड़ी में बैठो, तो मुझे उठने में इतनी तकलीफ रहती थी कि मैं उठ ही नहीं पाती थी। उस टाइम मुझे 15-20 मिनट तक तो मेरे पैर ऐसे हिलाना पड़ता था। सुबह उठती थी तो भी इतना दर्द रहता था, तो मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी। तो 15-20 मिनट उस टाइम भी मुझे वहां पे बैठ के एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। ऐसा 30 की उम्र में आ गया था मुझे। अभी वो दर्द मेरा पूरे से पूरा गायब हो गया है। गायब हो गया, ओके। मनोज जी आप बताइए आपको कौन सा प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिसीज में प्रॉब्लम हुआ था? मेरी वाइफ को थायराइड आया था प्रेगनेंसी में। हाँ और मेरी मम्मी को भी वो लाल लाल निकलते हैं शरीर पे। एंजाइमा, हाँ लाल लाल होता था ऐसा। सो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा डिसीज होता है कभी कभी, जिसका कोई पर्याय नहीं है, है ना। जिसको लगता है कि भाई ये पता नहीं क्यों हुआ,
और दवाई नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, पहले ऐसा नहीं था, ऐसा करके, है ना। सो जो नॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ऑटोइम्यून डिसीज में एक लिस्ट बनाई है जो मेजोरिटी लोगों को आता है। जैसे आपने देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो डॉक्टर है ना वो आरए चेक करते हैं, आपका आरए रिपोर्ट निकालते हैं। आर मतलब रूमेटॉइड और ए मतलब अर्थराइटिस, है ना, आरए निकालते हैं, है ना। अर्थराइटिस एक अलग बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ आती है ना। आपने ध्यान नहीं रखा तो आती है, जिसको हम घसारा बोल सकते हैं ना। अर्थराइटिस मतलब घसारा। रूमेटॉइड मतलब ये ऑटो इम्यून सिस्टम से आया हुआ घसारा है, ये ओरिजिनल घसारा नहीं है ना, किसी और रीजन से आया है। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई आरए निकालो कितना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो डॉक्टर आपको आरए रिपोर्ट निकालते हैं, है ना। सूजन है ना, उसको हम आईबीटी बोलते हैं, अंदर अंदर से सूजन रहना, है ना। बाद में एमएस बोलते हैं, है ना, मल्टीपल, ये आपने स्क्लेरोसिस में बताया मैंने। टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं इसको, मेलेटिस भी बोलते हैं। देन स्किन डिसऑर्डर जिसको सोरियासिस बोलते हैं। न्यूरोपैथी, है ना, न्यूरोपैथी भी एक ऑटो इम्यून डिसीज में आता है। अभी रिसेंटली कोई न्यूरोपैथी के बारे में बात कर रहा था। ब्लड कैंसर, है ना, कैंसर हो गया, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, कोई उसका पर्याय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ब्लड कैंसर हो गया, अभी खत्म, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। देन ल्यूपस और एलर्जी होना, है ना, एलर्जी भी याद रखिएगा, एलर्जी किसी भी चीज की एलर्जी हो रही है। और बाय द वे एलर्जी के जितने भी रिपोर्ट निकलते हैं वो उसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये एलर्जी इससे रिपोर्ट में आई है तो ये एलर्जी है करके। सो देयर इज नो साइंटिफिक साइंस बिहाइंड कोई भी एलर्जी रिपोर्ट के ऊपर। सो एलर्जी रिपोर्ट इज ऑटो इम्यून डिसीज, ये आपका इम्यून सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम के वजह से आ रहा है। आपको ऑटो इम्यून डिसीज हो रहा है, इसका एक सिम्टम आता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई क्या सिम्टम है, जिससे समझ में आता है कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज हो रहा है या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये हो सकता है ना। सिम्टम देखो, इसमें से कोई भी सिम्टम है तो देर आर चांसेस कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज के चांसेस है। जैसे कि बीपी बढ़ रहा है अचानक से, आपको पता नहीं, नॉर्मल था, अचानक से बढ़ रहा है। ज्वाइंट पेन हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है अचानक से, है ना, तो ये रिपोर्ट निकालते हैं। टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है ना, थायराइड हो गया, या तो पेट में जलन हो रही है ना, जोड़ों में दर्द, है ना, हल्का बुखार आता है बार बार में, और हेयर लॉस होता है ना, बहुत सारा हेयर लॉस हो रहा है अचानक से। ये कोई सिम्टम है कि भाई कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसीज आ सकता है हमारे बॉडी में, कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसीज आ सकता है, ऐसा करके। तो जब भी हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसीज या कुछ तो ऐसा हो रहा है, जो गड़बड़ी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है करके डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर आपको ये अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट निकालते हैं, इसको हम एलोपैथी रिपोर्ट्स भी बोलते हैं, टेस्ट रिपोर्ट इसको हम बोलते हैं, है ना। सो हम बात करेंगे इसके बारे में, तब तक हम यस पित्तल जी अनाउंसमेंट करिए। थैंक यू सर। ओके, रिपोर्ट निकालते हैं, प्लेटलेट्स काउंट निकालते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट निकालते हैं, यूरिन का प्रोटीन का रिपोर्ट निकालते हैं। तो यूरिन में प्रोटीन बढ़ रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम ज्यादा हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, है ना, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ये ईएसआर सीपीआर ये बढ़ रहा है, ऐसा अगर कुछ है तो डॉक्टर को समझ में आता है ये कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है ना, ये ऑटो इम्यून डिसीज कैटेगरी में है। तो अकॉर्डिंगली वो आपको पहले कुछ बेसिक दवाई देते हैं, है ना, कि बेसिक दवाई देते हैं, उसके बाद वो आपको पेन किलर ऐसे कुछ बेसिक दवाई देते हैं, एंड उससे भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा है देन दे गो एंड सी कि भाई आपको और क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कौन सी दवाई दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं ना। डॉक्टर जो एलोपैथी ट्रीटमेंट होता है कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज का कोई इलाज है नहीं वैसे तो इसीलिए शुरुआत में वो आपको कुछ ऐसी दवाई देते हैं जो बेसिक दर्द को कम करें, है ना, ऐसी दवाई देते हैं। दर्द हो रहा है, दर्द को कम करे। देन इन्फ्लामेशन के लिए कुछ दवाई देते हैं, सूजन अंदर की थोड़ी कम हो जाए, और उसके बाद स्टेरॉइड देते हैं, है ना। तो अगर उनको समझ में आ गया कि ये वाला रिपोर्ट निकला है, सीबीसी रिपोर्ट निकला है, ईएसआर है, ऐसा कुछ भी यूरिन रिपोर्ट निकला है, तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो जो नॉर्मली स्टेरॉइड में एंड होता है ना। और इसी तरीके से हम गलती से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दें, है ना, और जो नहीं लेना चाहिए, जो प्रॉब्लम है और जो और नई बीमारी को लेके आता है। सो ऑटो इम्यून डिसीज होने के जो रीजन है, कारण है, उसमें सबसे बड़ा कारण आता है मेडिसिन, है ना। ऑटो इम्यून डिसीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला कारण है, बड़ा कारण मेडिसिन। तो मैंने दवाई लिया था सरदर्द का, पता नहीं, और बाद में जाके कोई और ऑटो इम्यून डिसीज में कन्वर्ट हो गया, है ना। वो जेनेटिक भी होते हैं, कुछ परसेंट ऐसा बोलते हैं कि 20% कुछ चीजें जेनेटिकली आती हैं हमारे साथ, तो वो हमारे साथ रहती है ना, लेकिन वो हम बाकी 80% तो हमारे हाथ में रहता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो आपको आपने क्यों दवाई खाए उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। देन कुछ इन्फेक्शन से होता है, संक्रमण जिसको बोलते हैं कि भाई किसी को हुआ था वो हमसे हमको हुआ, ऐसा। देन कुछ केमिकल रिएक्शन से होता है, और कुछ आहार से होता है, जैसे मैंने बताया कि भाई दूध से होता है टाइप 1 डायबिटीज, तो कुछ हमारे डाइट से भी होता है।
तो इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि ये इससे दूर रहना क्यों जरूरी है ना। तो सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं कि भाई आप रिपोर्ट निकालो नहीं निकालो आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ भी लग रहा है जो लगता है कि ये नॉर्मल डिसीज नहीं है, मतलब ये जैसे सबको होता है ऐसा नहीं, कुछ अलग ही इफेक्ट हो रहा है स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो यू कैन रियली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यू कैन जस्ट काउंट कि मेरा हीमोग्लोबिन तो नहीं कम हो रहा है ऐसा करके। जैसे हीमोग्लोबिन बहुत आसान तरीका है समझने का कि भाई हीमोग्लोबिन कम होता है तो समझ लेने का भाई मुझे प्रॉब्लम है ना, प्लेटलेट्स कम हो रहा है ऐसा कुछ करके, WBC कम हो रहा है या तो बढ़ रहा है ऐसा, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है ना, मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, मैं प्रोटीन खाना बंद कर दूंगा ऐसा बोलते हैं। अभी प्रोटीन खाना बंद करने से काम नहीं चलता, हमारा ऑटोइम्यून डिसीज जो प्रॉब्लम हुआ है उसको अच्छा करना पड़ता है, दैट इज द प्रॉब्लम ना, इसलिए हमको याद है। सो क्या और रीजन है जिससे ऑटोइम्यून डिसीज होता है ना, जो हमको पता होना चाहिए। ये होता है, पहला है टॉक्सिन्स, ज्यादा टॉक्सिन्स बॉडी में भरना, जैसे हम कुछ ऐसे फल सब्जी खा रहे हैं जिसमें दवाई मारा होता है, या ऐसे कोई प्रोसेसिंग फूड खा रहे हैं जिसमें टॉक्सिन्स है ना, ऐसे कुछ ज्यादा, तो ये अच्छा नहीं है ना, तो ये टॉक्सिन ज्यादा होने से हमको बढ़ता है ना, ऑटोइम्यून डिसीज होता है। देन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, जैसे हमको कोरोना हो गया था, अभी उसके वजह से पता नहीं और कुछ नया बीमारी आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वायरल से, बैक्टीरिया से भी हमको ऑटोइम्यून डिसीज ट्रिगर होता है। पहले मुझे कुछ नहीं था और अचानक से मैं बीमार हो गया और बुखार आया था, अभी वो कम हो गया, लेकिन उसके बाद ये शुरू हो गया है ना, दिस इज लाइक ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं उसको, पता नहीं था कि वो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। एंड स्ट्रेस ज्यादा लेने से, अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो हमारा बॉडी खुद ही स्टेरॉइड बनाना शुरू करता है उसको नॉर्मल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बेटर है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखे है ना, स्ट्रेस कम लेना कोई सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि हम बिना स्ट्रेस का जी नहीं सकते, हम कामकाज करते हैं, मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस आना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बिना स्ट्रेस का हमारा कोई काम नहीं होता, बट उसको मैनेज करना सीखना है ना। स्ट्रेस को मैं मेरी भाषा में बताऊं तो एक वजन है, वजन, जैसे कि हम जैसे बाल्टी में पानी उठाते हैं वैसे वजन उठाते हैं, तो वजन उठाना आना चाहिए, दैट्स हाउ इट इज है ना, मुझे 2 बाल्टी पानी उठाना भी आना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मसल्स ही नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, तो मेरे को 1 बाल्टी पानी भी बहुत हैवी हो जाता है। ऐसा जो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते उनके लिए छोटा स्ट्रेस भी बड़ा बन जाता है ऐसा, जैसे कल हमारा एक मीटिंग चल रहा था, उसमें किसी ने बोला मुझे, कल किसी ने बोला था आपके पास कस्टमर कम है, तो मैं बीमार हो गया ऐसा करके, मतलब उनको किसी ने बोला तुम्हारे पास कस्टमर कम है ऐसा करके बोला, तो सामने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, बोला कंप्लेंट किया उसने कि कल मुझे किसी ने ऐसा बोला था तो मैं बीमार हो गया ऐसा करके, मतलब उनको छोटा सा स्ट्रेस भी हैवी हो जाता है, तो वो उनके सर के ऊपर चढ़ जाता है ऐसा। वैसे जैसे कि हम पानी उठाते हैं ना बाल्टी में, कुछ लोग 2-2 बाल्टी उठा के भी चल जाते हैं क्योंकि उनके मसल्स अच्छे है ना, वो स्ट्रांग है ऐसा करके, वैसे ही अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस बड़ा बन जाता है, और अगर हम मेंटली स्ट्रांग है कितना भी बड़ा स्ट्रेस छोटा हो जाता है। तो स्ट्रेस अच्छा भी है बुरा भी है, डिपेंड आपका मेंटल मैनेजमेंट कैसा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है ना, दैट्स हाउ इट इज। तो इसीलिए स्ट्रेस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, स्ट्रेस आपको लीकी गट क्रिएट कर सकता है, स्ट्रेस आपके बैक्टीरिया को मार सकता है ऐसा करके है ना। सो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाने से हमको ऑटो इम्यून डिसीज आते हैं है ना, मैं आपको बताता हूं है ना, कौन सी चीजें हैं जो ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर मतलब जैसे मैंने बताया कि दूध खाने से हमारे बॉडी को समझ में नहीं आता क्योंकि वो चेन सबके अंदर ब्रेक नहीं होता, तो वो चेन घूमता रहता है, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है और हमको ऑटो इम्यून डिसीज टाइप 1 डायबिटीज आता है। वैसे क्या क्या चीजें हैं जो ट्रिगर करती मतलब ला सकती है ऑटो इम्यून डिसीज ऐसा, तो ये कुछ लिस्ट है जो ला सकती है, इसको हम बोलते हैं पहले तो नॉनवेज है ना, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो किसी किसी को डाइजेस्ट होता है किसी किसी को नहीं होता है ना। सो दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, वैसा बोल सकते हैं भाई सब लोग नॉन वेज को तोड़ नहीं सकते है ना, उसको तोड़ के छोटा छोटा नहीं कर सकते। सो नॉनवेज इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसको हम बोलते हैं कि भाई ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब ऐसा नहीं कि नॉनवेज खा लो उनको आता है, नहीं नहीं, ट्रिगर मतलब समझो कि आपको ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिसीज है, आप नॉनवेज खा रहे हो तो बढ़ सकता है या तो ट्रिगर हो सकता है ना। तो अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज आया है तो आपको टेम्पररी है ना कुछ टाइम तक नॉनवेज बंद कर देना चाहिए, ऐसा काइंड ऑफ दैट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देन डेयरी प्रोडक्ट्स, अभी डेयरी में दूध मतलब कुछ लोग दूध ही समझते हैं है ना, सबसे बड़ा जो 12 चेन का प्रोटीन है उसको पनीर बोलते हैं, पनीर मतलब 12 चेन वाला है ना। बाय द वे कुछ साल पहले पनीर नहीं था क्योंकि दूध सिर्फ 3 दिन चलता है, पनीर 15 दिन चलता है, तो होटल इंडस्ट्री ने पनीर ढूंढ के निकाला कि ऐसा दूध जो 15 दिन रख के हम बेच सकते हैं, क्योंकि बाकी का दूध 3 दिन में बेचना पड़ता है, फ्रिज में रख के भी 3 दिन चलेगा, बाद में उसको खराब हो जाता है, तो उसको खराब ना हो तो उसको 15 दिन तक चलाओ, तो उसने पनीर ढूंढ के निकाला।
सो पनीर इज द सेम मिल्क बट विथ 12 चेन, प्रॉपर 12 चेन। इसीलिए पनीर मेन कल्प्रिट है हमारा वजन बढ़ाने के लिए, डाइजेशन प्रॉब्लम लाने के लिए, या ऑटो इम्यून डिसीज लाने के लिए, है ना। कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिसीज, अगर आप रेगुलर पनीर खाते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आपको ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर हो, है ना। ट्रिगर मतलब बढ़े, है ना, ज्यादा हो, ऐसा करके अगर आ गया तो बढ़ जाएगा ऐसा। इसीलिए नॉर्मली दूध या दूध के आइटम हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है ना। छाछ एक ही ऐसा है जो बहुत कम ट्रिगर करता है ना, कम ट्रिगर करता है ना। सबसे हाई ट्रिगर करेगा दूध, उसके बाद पनीर, दूध के आइटम जो भी मिठाई बनती है दूध की वो सब, देन कम ट्रिगर करेगा, उससे कम ट्रिगर करेगा दही, उससे कम ट्रिगर करेगा छाछ, है ना, बहुत कम, देन उसके बाद कम करेगा, देन घी बोलते हैं उसको, द लास्ट वन, है ना, ऐसा। सो जो ओनली फैट बचा है वो दूध है ही नहीं उसके अंदर, वो फैट है, वो तेल है, ऐसा है ना, दूध इज अ तेल, है ना, इस तरह से। सो और क्या होता है, ट्रिगर करता है प्रोसेसिंग फूड, मतलब जो गर्म करके ठंडा किया हुआ है, जैसे कि बिस्किट्स है ना, मार्केट से जो भी हम पैकेट फूड लाते हैं जो गर्म करके ठंडा किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे गर्म करके प्रोसेसिंग किया हुआ है, तो प्रोसेसिंग फूड हमको ट्रिगर करता है। देन पैक्ड फूड और नट्स सीड जिसको हम बोलते हैं ना, ये सीड्स, अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज आ गया है तो नट सीड आपको दिक्कत कर सकते हैं, ऐसा करके, है ना। बट इट हेल्पफुल, मतलब इसलिए नट्स हेल्थ को इतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा बोलते हैं कि आप ट्राई कर सकते हो कि नट्स से भी मुझे ट्रिगर हो रहा है क्या, तो यू कैन ट्राई। अगर नट्स से हो रहा है तो फिर टेम्पररी अवॉइड करना चाहिए, या तो नट्स भी चलता है, नट्स इज अ हेल्दी फूड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स में आता है ना, ड्राई फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, बट सम टाइम इट ट्रिगर्स, ओके, सो हमको याद रखना पड़ता है। तो ऑटो इम्यून डिसीज को नॉर्मल करने के लिए या अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी नॉर्मल हो चुका है ना, तो कुछ लोगों को पता नहीं फिर भी ऐसा फॉलो कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला और क्या है, लिखिए, ग्रेन मिल्क, ये ज्यादा ट्रिगर करता है ना। इसमें ग्रेन का लिस्ट में नाम नहीं है, वो शायद नीचे चला गया, ग्रेन है ना, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है ग्रेन है ना। ग्रेन एंड मिल्क ये दो बड़े चीजें हैं जिससे ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर होता है ना। तो क्या कर सकते हैं हमको ऑटो इम्यून डिसीज को अच्छा करने के लिए, या ऑटो इम्यून डिसीज ना हो तो क्या कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान है। पहला तो हमारे खाने में से ग्रेन कम करने का तो थोड़ा अच्छा है, तो नॉर्मली हम एसएमएस करते हैं। और बाय द वे सोयाबीन जिसके अंदर तेल होता है जो ग्रेन में नहीं आता है, इसलिए कभी कभी हम सोयाबीन को गलत ये इसमें डाल देते हैं। सोयाबीन इज नॉट ग्रेन, है ना, इट्स जिसके अंदर तेल आता है ना, सो इट्स अ डिफरेंट वन, है ना। और बाकी इसे ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वैसे ही सोयाबीन में भी तेल रहता है, ये अपने ड्राई फ्रूट्स में भी तेल रहता है, सो ये दोनों अलग है ना, ये ग्रेन में नहीं आते, है ना, ग्रेन में तेल नहीं रहता। सो ग्रेन एंड दूध, ये दो चीजें, आप तीन चीजें पकड़ के रखो, मेडिसिन, ग्रेन एंड मिल्क। मेडिसिन, ग्रेन एंड मिल्क, ये तीन मेन चीजें हैं जिससे ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर होता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है कि सर मुझे ऑटो इम्यून डिसीज हो रहा है, ये तीन चीजों के ऊपर दोष देने का, मैंने दवाई खाया है, मैं ग्रेन खा रही हूँ, और मैंने दूध खा रही हूँ, मैं दूध खाया था, है ना, ये तीन ही हैं जो कल्प्रिट बोलते हैं, जो मेन गुनहगार लोग, जो मेजॉरिटी टाइम हमको ऑटो इम्यून डिसीज लाने के लिए मजबूर करते हैं, मतलब आज कुछ ना कुछ डिसीज आता है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आसान तरीका कि पहले ग्रेन कम करो, द फर्स्ट थिंग इज ग्रेन को कम करो, है ना। कैसे करें, एसएमएस शेक मील शेक प्रोग्राम फॉलो करते हैं। सो 2 बार जो ग्रेन खाने वाले हैं या ग्रेन के आइटम खाने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कम होते हैं, तो हम एक ही टाइम ग्रेन में आते हैं लंच में। और लंच में भी अगर हम थोड़ा ग्रेन कम करें, या बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा बंद कम करें तो अच्छा रहता है। तो डिसीज बोलते हैं कि ठीक है चलेगा, हमको चपाती खाना ही पड़ता है, चावल खाना ही पड़ता है, लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिसीज जैसा कुछ हो रहा है तो ग्रेन कम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जानना है आप में से कितने ऐसे लोग हैं, अगर हमारा डीप डिटॉक्स प्रोग्राम किया, जो हमारा 5 दिन नो ग्रेन प्रोग्राम होता है, 5 डेज नो ग्रेन प्रोग्राम, ऐसा डीप डिटॉक्स प्रोग्राम किया, तो उस टाइम पे आपका घुटने का दर्द वगैरह थोड़ा कम हो गया, या आपको कुछ फर्क दिखाई दिया, ऐसे हैंड रेस करो तो, है ना, वो 5 दिन नहीं था, वापस थोड़ा चालू हो गया, लेकिन वो 5 दिन नहीं था, ऐसा करके कुछ भी प्रॉब्लम, वो 5 दिन नहीं था, बाकी दिन आ गया, या वो 5 दिन जो आपने डीप डिटॉक्स प्रोग्राम किया उसमें आपको कुछ कुछ फर्क पड़ा, आपको ऐसा मैजिकल फर्क पड़ा, ये मुझे समझ में नहीं ये कैसे कम हुआ, है ना, ऐसा करके। लेट्स से एग्जांपल, बीना बेन बताइए, तो डीप डिटॉक्स में कैसे आप क्या फर्क लगा था? हमारा पहला वाला डीप डिटॉक्स किया ना, जब हमने पहला वाला शेक में, उसमें मेरा आर्थराइटिस तो पूरा चल गया, वहाँ वो छोटे छोटे जॉइंट होते हैं ना, उसमें भी दर्द था, तो वो सब अब आर्थराइटिस तो पूरा सॉल्व हो गया, आम चालू हो गया। ओके, यस गीता नामा। सर मुझे बदन दर्द बहुत करता था, वो मेरा चला गया। दूसरा मुझे बैक पेन जो बोलते हैं ना, सीजर में जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो पेन बहुत रहता था, वो नहीं है।
हाँ, मैजिकल, आपको पता ही नहीं है कैसे चला गया ऐसा करके। जयश्री जानी। यस सर, नमस्ते। वो पहली बार हमने किया था डीप डिटॉक्स, तो मेरा जो सभी ये जॉइंट था ना वो बहुत दुखता था, और ऐसे बेंड भी नहीं होती थी मेरी उंगलियां। तो वो अच्छा हुआ, नींद अच्छी आने लगी, और क्या पेट साफ अच्छी तरह से आता है। बहुत हाँ, वैशाली बहन। हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जॉइंट कम दुखते हैं उस टाइम, क्योंकि हाँ, वो मुझे 5 दिन बहुत कम दुखते। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे ग्लूटेन से प्रॉब्लम है। हाँ, उन्होंने पहले बोला। हाँ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट पहले कराए थे ना, तब वो मतलब इस 2 महीने पहले रिपोर्ट कराए थे, तब हाँ, बोला था एलर्जी डिसीज बहुत है, बहुत सारी धूल का, इसका बहुत सारी चीजों का। तो हाँ, उन्होंने ग्लूटेन भी मना कर दिया था, ग्लूटेन हाँ, नहीं खाना है आपको। राइट। तो शायद ग्लूटेन तो शायद उसमें मिल में आता है ना, गेहूं में ये आता है ग्लूटेन, तो क्यों गेहूं में आएगा, है ना। लेकिन ये अपना क्या चावल वगैरह भी बंद किया था, तो उससे भी असर आता है ना। हाँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। राजू भाई, आप बताओ, वो 5 दिन का ही बताओ, वो 5 दिन जब हम ग्रेन करते हैं, नो ग्रेन। हाँ, वो बस उस टाइम पर मेरे को ये पैरों में जो सूजन थी वो कम हो गई, और जो दुखता था उसमें भी अच्छा हो गया। हाँ, क्योंकि उससे वजन में इतना फर्क नहीं आता, वजन में थोड़ा कम होता है, वापस बढ़ जाता है ना। वजन इंपॉर्टेंट नहीं, इंच लॉस होता है, बट ये बाकी सारे ऑटो इम्यून जो हमारी डिस्टर्बेंस है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। और किसको शेयर करना है? वो 5 दिन में मुझे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आया, मुझे शेयर करना है। ललिता। हाँ सर, मुझे नी पेन था और जॉइंट में सूजन रहती थी। वो हम्म। अच्छा हुआ, और मेरे मनके में फ्रैक्चर था। हम्म। मुझे पता ही नहीं चलता हुआ कि नहीं हुआ, कभी पेन भी नहीं हुई। बहुत हाँ, ये अच्छा है। पेन नहीं होता। अच्छा, और कौन है? वो 5 दिन का ही एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ मैं, बाकी तो आपको बहुत सारे आए हैं। दर्शन जी बताइए। सर मुझे अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी, और कुछ भी बार बार मतलब हर चीज रैप करती थी तो कफ हर समय गले में रहता था, तो हर समय खड़खड़ करके ही रहता था। दिसंबर में जब एकेडमी से आई तो बहुत बढ़ गया था, और जनवरी में जब फर्स्ट टाइम किया तो उस समय से मेरा ये कफ 5 दिन के लिए बिल्कुल कंट्रोल था, और फिर दूसरे तीसरे मंथ करते करते मेरा एकदम खत्म ही हो गया। पूरा खत्म हो गया। हाँ, गीता। ये गीता कौन है? सर ललिता जी को और एक एक्सपीरियंस है लीवर का एक्चुअली। कौन ललिता? ललिता अभी बोला उन्होंने बताना भूल गए शायद। हाँ, मेरे को जॉइंट है वो। हाँ, हाँ, लीवर का जो थे, फैटी लीवर था। मैं 2012 से 22 टेबलेट ले रही थी। कोविड में आने के बाद मैं एक भी मेडिसिन नहीं ले रही। तो मैंने सोनोग्राफी कराया तो लीवर फैटी था ना, वो चला गया। बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा, फैटी लिवर भी कम हो गया। ओके, फैटी लिवर इज लाइक लो कैलोरी बोलते हैं, एसएमएस में लो कैलोरी हो जाता है, तो फैटी लिवर तो कम होना ही होना है। तो गीता, आई थिंक आपका नाम क्या है, वर्मा है कि क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे मैं कोई भी फास्ट रखती थी तो मैं 12 घंटे तक मैं बिना नमक का नहीं रह सकती थी, मेरी बीपी लो हो जाती थी। हाँ, लेकिन ये डिटॉक्स डे करने से 5 दिन तक जो मैं नमक नहीं खाई, और मुझे कोई मतलब बीपी लो नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बॉडी बहुत हल्का लगा। तो वो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैं 5 दिन तक बिना नमक के रही और मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ ये नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, ओके। और किसको शेयर करना है? आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस आया? रिंकू जी। यस सर, एक्चुअली सर मेरे को सोराइसिस है, तो कम तो हुआ है, बट उस टाइम में मैं ऑब्जर्व की इचिंग बहुत होता था सर। और वो जो आप व्हाइट बोल रहे थे ना, वो 5 दिन वो इचिंग कंप्लीटली खत्म हो गया। और सेकेंड थिंग सर क्या हुआ था, मुझे 2 महीने पहले मेरे पेट्स के दोनों साइड में ऐसे छोटे छोटे गार्ड्स जैसे थे, तो मुझे टेंशन हो गया ये क्या हो रहा है। विजय मेरे को समझा रहे थे, बोलते अरे तेरा फैट कम हो रहा है ना, तो सब छोटे छोटे गार्ड हुए। मैं बोली उल्टा पुल्टा मत मुझे। बट डीप डिटॉक्स मैंने किया ना, तो मैं अभी आपने बोला तो मैं ऐसे से टच करके देख रही, वो छोटे मतलब कम से कम 10 गार्ड्स थे दोनों साइड में, वो कंप्लीटली हट गया है सर। बहुत बढ़िया। यस स्वीटी, आप बताओ। सर मुझे प्रेगनेंसी के बाद मुझे है ना अंडर आर्म्स में थोड़ी थोड़ी गांठें रह गई थी, तो मैंने काफी बार डॉक्टर को भी बताया था कि मुझे ये प्रेगनेंसी के बाद ही रहना स्टार्ट हुआ है। तो बोले ये मिल्क आप जैसे फीडिंग करवाते हो ना, तो वो रेगुलर नहीं होता है, कुछ उसकी वजह से हो जाती है। तो फिर ये मैंने डीप डिटॉक्स किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो जो पेन होता था ना गांठों में, कुछ भी हाथ ऊपर नीचे करो तो वो थोड़ा हल्का हो गया, और गांठ भी थोड़ी साइज कम हुई है सब मुझे लग हाँ, रहा है। राइट राइट और राइट। वो बहुत ही
कभी भी स्लीवलेस पहन नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। तो अभी वो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो अभी मैं नेक्स्ट टाइम भी करूंगी तो और थोड़ा कम इम्प्रूव हो जाए। होगा। हाँ, राइट 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 राइट। सो ओवरऑल क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ऑटो इम्यून डिसीज जो होते हैं हमारे, है ना, अगर हम ग्रेन जो ट्रिगर करता है, तो अगर ग्रेन खाना कम करेंगे या बंद करेंगे तो अच्छा होता है। इवन ग्रेन की रोटी भी बना सकते हैं आप, जिसको हम जीरो ग्रेन रोटी बोलते हैं, है ना, जीरो ग्रेन रोटी। तो अगर आप एसएमएस प्रोग्राम कर ही रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ ऑटो इम्यून डिसीज जैसा हो रहा है, तो यू कैन ट्राई जीरो ग्रेन रोटी, है ना। लंच में रोटी खाना है बट जीरो ग्रेन रोटी खाना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कैसे जीरो ग्रेन रोटी बनता है। ये उसका रेसिपी है, आप उसका फोटो ले सकते हैं। घर में बनाना है, आपको लग रहा है कि मुझे जीरो ग्रेन रोटी बनाने, तो कर सकते। जैसे कि 20 ग्राम आपने मसूर लिया या 20 ग्राम मूंग लिया, 10 ग्राम पंपकिन लिया, देन चिया सीड लिया। इसके अंदर ऑलरेडी फैट रहता है तो आपको अलग से तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है ना। देन ये कैसे कैसे करना है इसमें सब लिखा हुआ है। इसको हम नो ग्रेन चपाती बोलते हैं, है ना, इसमें ग्रेन नहीं है। या इसको भी बोलते हैं हम नो ग्रेन चपाती, है ना, विथ नट्स एंड सीड्स, है ना। 20 ग्राम पीनट्स लिया, 20 ग्राम सनफ्लावर लिया, 10 ग्राम आलमंड लिया, 20 ग्राम ड्राई कोकोनट पाउडर लिया, 10 ग्राम फॉक्सनट लिया। इस तरीके से भी आप इसको मिक्स करके भी बना सकते हो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मे भी आपको हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से हम नो ग्रेन चपाती बना सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको शायद ज्यादा इजी जाएगा समझने के लिए कि किस तरह से बनता है। ओके, सो ये वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, आज हम आपको नो ग्रेन चपाती बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें हमने दालें यूज़ किए हैं और सीड्स यूज़ किए हैं और कोकोनट पाउडर। सबसे पहले हमने इसमें 20 ग्राम जो है ये मूंग दाल धुली हुई डाली है, देखिए। ये मूंग मसूर है धुली हुई, ये 20 ग्राम है। इसके बाद हमने कोकोनट पाउडर है, ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, इसको 20 ग्राम लिया है। ये चिया सीड्स है 10 ग्राम। इसके बाद ये पंपकिन सीड्स हैं 10 ग्राम। इन सबको लेके हम इसमें मिक्सी में पीस रहे हैं। इसको बीच में 1-2 बार हिलाना पड़ता है क्योंकि ये साथ में लग जाता है जार के, इसमें ऑयल सक्रीशन हो जाता है। देखिए ये हमारा आटा पीस के तैयार हो गया। इसको हम पीस के रख सकते हैं घर में, अगर हम 10-15 दिन तक भी रखना चाहते हैं। ये हमने 2 चपाती का आटा लिया है और अगर हम इसको घर पे बना के रखना चाहते हैं 15 दिन के लिए, तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपर सन ड्राई करने हैं ताकि इनमें मॉइस्चर ना आए और ये ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा निकला है तो उसकी वजह से ये चिपक गया। आपको अच्छी तरह से निकालना है। देखिए ये आटा बन के तैयार हो गया और इसको हमने गूंद लिया है और 2 घंटे पहले हमने इसको गूंद लिया था और इस तरह से ये पेड़े बना के हमने रख दिए हैं। और अब हम चपाती बनाना सीखेंगे। चलिए हम किचन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने आटा बनाया था उसको हमने गूंद के रखा है। तकरीबन 1-2 घंटे पहले हमने इसको गूंदना है। और अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए ऑयल सक्रीशन हो रहा है क्योंकि इसमें हमने सीड्स डाले हैं, कोकोनट पाउडर है, तो ये उसकी वजह से है। अब हम चपाती बनाएंगे। शुरू में आप बटर पेपर ले सकते हैं
और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से बना पाएंगे। ये देखिए हम ऐसे बना रहे हैं। हमने यहाँ आटा भी रखा है, अगर आपको ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ दैट आल्सो। देखिए आप ये चपाती बनाएंगे ऐसे। ये हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है और जब आप इसको तवे पे डालेंगे तो अपने आप ही उतर जाएगी। ये देखिए, ये शुरू में आपको करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी बना पाएंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल स्क्रीशन है, क्योंकि इसमें से ऑयल निकल रहा है। आप इसे थोड़ा सा सेक भी सकते हैं। देखिए हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है। ओके, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इसको बना सकते हैं, नो ग्रेन चपाती बना सकते? रखिएगा, आपको कम से कम 3 महीना लगते हैं ऑटो इम्यून डिसीज को निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए 3 महीना लगता है ना। एंड देन आप नॉर्मल एसएमएस भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एसएमएस प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, है ना। नो ग्रेन चपाती मैं बोला आपको। अभी और एक सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन में और क्या यूज कर सकते हैं जो ऑटो इम्यून डिसीज में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ओमेगा 3। देखिएगा, ओमेगा 3 भी ऑटो इम्यून डिसीज में बहुत हेल्प करता है ना। सो जैसे किसी को सोरियासिस है और एलोप्लस है, ये ऑटो इम्यून डिसीज में ट्रिगर करते हैं, क्योंकि स्किन हेल्थ को अच्छा करते हैं या तो ओवरऑल अपना इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर अटैक नहीं करता। तो अगर हम बात करेंगे, छोटा बच्चा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, सिंपल भाषा में कैसे करेंगे सर उसको? तो सिंपल भाषा है कि भाई उसको, छोटा बच्चा जो है वो रोज फ्रूट्स नहीं खाएगा, तो बहुत सिंपल है, सुबह सुबह शेक पिलाओ, दोपहर में या तो फ्रूट्स खिलाओ या तो नो ग्रेन चपाती करो, रात को शेक पिलाओ। ऐसा अगर आप कंटिन्यू करोगे 3 महीना, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उनका जो इंसुलिन है वो कम हो जाए और शायद उनको इंसुलिन देने की जरूरत ना पड़े या बहुत कम इंसुलिन पे आ जाए, है ना। क्योंकि एक बार डैमेज होने के बाद वापस रिस्टार्ट पैनक्रिया होना बहुत मुश्किल जाता है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी जान है पैनक्रिया में तो रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ऐसा कोई खाना नहीं देना है जो ट्रिगर करता है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्रेन है, दूध है और मेडिसिन है ना। 3 चीजें जिसको हम बोलते हैं, ये हमको ट्रिगर करती है ना। सोरियासिस ट्रिगर करेगी, टाइप 1 डायबिटीज ट्रिगर करेगी, आर्थराइटिस, घुटने का दर्द मेरा कम हो गया था अब वापस आ गया, मतलब वो ट्रिगर हो गया वापस, ऐसा करके, है ना। और एक लास्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। सो न्यूट्रिशन में आपने लिखा ओमेगा 3 एंड एलो प्लस, ये 2 भी हमको हेल्प करते हैं। और एक पॉइंट जो बहुत हेल्प करता है, ये इस व्यक्ति ने ढूंढ के निकाला था, जो ऑटो इम्यून डिसीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ इलनेस, है ना। नॉर्मल कजिन करके ये व्यक्ति था, इसने ये ढूंढ के निकाला कि कैसे हम ऑटो इम्यून डिसीज को हील कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि ये बहुत बड़े जो अमेरिका के प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं उनके रिपोर्टर थे, है ना, मतलब बड़े लेवल पे व्यक्ति थे, और इनको अचानक से डिसीज हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, मतलब ये स्किन डिसीज हो गया। और इनको समझ में आ रहा था कि क्या हुआ है, बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट करवाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या, मतलब इन्होंने डिसाइड किया था कि अभी कुछ नहीं होने वाला। तो इनको इनकी जो फ्रेंड्स है वो मिलने आते थे, उसमें से उनका जो एक फ्रेंड था वो बहुत ही मजेदार आदमी था, है ना, जैसे कपिल शर्मा जिसको बोल सकते हैं, ऐसा काइंड ऑफ दैट, है ना। एंड उसने एक जेन्युइन जोक मारा, और जैसे ही जेन्युइन जोक मारा तो ये जो व्यक्ति था नॉर्मन कजिन, ये बहुत हंसा उस जोक पे। तो जैसे ही हंसा, उसको रियलाइज हुआ कि मेरा जो पेन हो रहा था हाथ में, जो लाल हो गया है, वो थोड़ा कम हो गया। तो उसने वापस ऐसे ऐसे जोक सुनाए, तो जितना ज्यादा हंसता था उतना ज्यादा उसको दर्द जो है कम होता था, ऐसा। तो उसने क्या किया, सारे उस टाइम पे ऐसे कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं थे, है ना, जैसे अभी प्रोग्राम वगैरह रहते हैं, है ना, कॉमेडी के। तो उस टाइम पे उसने बहुत सारी सीडीज वगैरह मंगाई, है ना, वो कैसेट्स मिलते थे उस टाइम पे, और पूरा दिन वो देखता था और हंसता था, है ना, ऐसा कॉमेडी मूवीज वगैरह। तो उसको समझ में आया कि मैं जितना ज्यादा हंसता हूं
और जितना ज्यादा मैं हैप्पी फील करता हूं उतना ज्यादा मुझे ये डिसीज का इफेक्ट कम होता है। ऐसा मतलब उसने ढूंढ के निकाला, इस बुक में लिख के रखा है उन्हें। अगर आपके पास जलस फीलिंग है, अगर आप किसी के खुशी में दुख फील करते हो, अगर आप दुखी हो किसी भी रीजन से, तो आपको ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर रहेगा। लेट्स से एग्जांपल, आपके किसी नेबर ने कार लेके आया और आपको अच्छा नहीं लगा, है ना, कि भाई अरे भाई इनका कार आ गया हमारा नहीं है, और आप दुखी हो गए, है ना, किसी रीजन से, किसी आपके रिश्तेदार ने घर ले लिया और आपको लगे नहीं उन्होंने घर लिया हमने नहीं लिया, आप दुखी हो गए, आप नाराज हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर होते हैं, है ना। ऑटो इम्यून डिसीज आते नहीं है, ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर मतलब क्या हो, उसमें बढ़ोतरी आती है ऐसा। और इसीलिए नाराज होना, जलस फील करना, ये सब जो नेगेटिव फीलिंग्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के, ये ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर करते हैं। तो इसने फिर वो बुक लिखा कि अगर हम ये सोचते और समझते हैं कि हम सब लोग एक ही कनेक्शन में है, जैसे कि इसके बुक में ऐसा लिखा है कि मेरा बॉडी खाली इतना ही नहीं है जितना मैं देख रहा हूं, आपका बॉडी भी मेरा बॉडी का पार्ट है। मतलब हम सब लोग एक ही बॉडी के अंदर है, वी आर एवरीबॉडी इज कनेक्टेड। सारे जितने भी जीव जंतु हैं सब लोग कनेक्टेड है, हम सब लोग अलग अलग नहीं है। सो हम किसी का ग्रोथ में, किसी भी चीज में हम हैप्पी फील करते, क्योंकि वो सब मेरा ही है, ऐसा एवरीथिंग इज माइन। ऐसा जैसे मेरा बच्चा अगर घर लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि वो मेरा बेटा, ऐसा फील होता है क्योंकि वो मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा। ऐसा अगर आपको हर चीज में लगने लगे तो आपको ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर नहीं होते। इसीलिए हैप्पी रहना, खुश रहना, मजाक करना, हंसना, ये चीजें ऑटो इम्यून डिसीज को सप्रेस करती, कम करती, ऐसा है ना। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो यू कैन गो एंड रीड दिस बुक, है ना। ये बहुत फेमस बुक है, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। ओके, ऑफकोर्स इंग्लिश में मुझे पता नहीं हिंदी में है कि नहीं, गुजराती में है कि नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल एक इफेक्ट आता है। तो अगर हमने समराइज करेंगे सब सारी चीजों को कि भाई किस तरह से हमको ऑटो इम्यून डिसीज से हम दूर रह सकते हैं, तो सबसे पहले ऑफकोर्स हमको बेसिक एसएमएस प्रोग्राम करना है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जिससे कम से कम ग्रेन मिलता है, क्योंकि हम 2 टाइम ग्रेन नहीं खाते, है ना। सुबह शेक, रात को शेक, दोपहर में एक ही टाइम हम ग्रेन खाते हैं। सो ऑटोमेटिकली हमारा इफेक्ट होने लगता है। उतना करने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपको ट्रिगर हो रहा है। तो ट्रिगर हो रहा है इसका मतलब है देयर आर चांसेस कि आप दवाई ले रहे हैं, देयर आर चांसेस कि ये जेनेटिक है, देयर आर चांसेस कि ये कुछ और रीजन से आ रहा है ना, इन्फेक्शन हो रहा है या खाना अच्छा नहीं। तो खाने की बात आती है तो 3 ही चीजें आती हैं, दवाई, दूध और ग्रेन। सो दूध तो कंप्लीटली बंद कर दो, स्पेशली पनीर को कहीं से बाहर फेंक दो अगर है आपके पास तो। एंड दूसरा जो डेयरी आइटम्स जिसको बोलते हैं और चीजें, उसको भी कम कर दो। आप मैक्सिमम छाछ या घी यूज कर सकते हो, बट अगर आप उस टाइम पे अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी कम करो। मतलब दूध से आने वाली हर एक चीज कम कर दो या बंद कर दो, देखो उसका इफेक्ट कैसे आता है। हमारा डिटॉक्स करके देखो, 5 दिन का डिटॉक्स करता है, अगर आप नहीं कर तो करके देखो, देखो आपको कितना बदल आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कभी कभी कि ये इफेक्ट आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ऐसा करके। एंड एलर्जी भी ऑटोइम्यून डिसीज है, वो भी याद रखो, है ना। और न्यूट्रिशन में क्या ले सकते हैं, तो पहला न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं नो ग्रेन एसएमएस, है ना। मतलब नो मिल्क, नो प्रोसेसिंग फूड, नो ग्रेन एसएमएस, है ना। शेक मील शेक में किधर भी ग्रेन नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा, प्रोसेसिंग नहीं आएगा, है ना। जैसे हम 5 जो हमारा 5 दिन का डीप डिटॉक्स होता है वो ना, ऑफकोर्स नमक वगैरह ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि हम नो ग्रेन लेते हैं। ऐसा 3 महीना तक करते हो तो देयर आर जो ऑटोइम्यून डिसीज का इफेक्ट है उसको बहुत कम होता है, सो उसका असर होता है अच्छा। न्यूट्रिशन में और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, मे बी हर्बल लाइफ लाइन एंड अलो प्लस, ये 2 हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे ऑटोइम्यून डिसीज को रिकवर करने के लिए। और एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, सो हमको अननेसेसरी कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिपोर्ट निकालते ही हो तो एक रिपोर्ट निकलता है आरए, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और बाकी कुछ रिपोर्ट निकल जिसमें हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो समझ लेने का कि वी हैव सम ऑटोइम्यून डिसीज, है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा ना। एंड खुश रहो, हैप्पी रहो, है ना। किसी का अच्छा हुआ तो वो मेरा ही है, दैट इज माय ग्रोथ, ऐसा अगर फीलिंग आने लगता है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर जो होता है, हैप्पीनेस ट्रिगर होता है, तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस ऑटोइम्यून डिसीज को सप्रेस करता है। जलस फीलिंग, नाराज होना, दुखी होना, ये हमके ऑटोइम्यून डिसीज को ट्रिगर करता है ना। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, सो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑटोइम्यून डिसीज, जो जस्ट इन केस। तो मेक श्योर अगर आप कम्युनिटी